तो कैसे हो मेरे भाई बंधु, आई होप आपसे बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका सेकंड लेक्चर में लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। पिछले पार्ट के अंदर हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था लाइट के बारे में और प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसको समझा था, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी हम लोग ने चर्चा की थी। अब उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि कैसे स्फेरिकल मिरर से लाइट टकराती है और रिफ्लेक्शन किस प्रकार से उन पे होता है, और हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे और इमेज फॉर्मेशन को विजुलाइज भी करेंगे और बनाना सीखेंगे भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेकंड लेक्चर। ठीक है, जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था, ठीक है, इसके बाद आप अटेंड कर सकते हो। वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, आपको पता है वो सारी बातें। यहाँ से मेन आपका चैप्टर देखा जाए चालू होता है। चलिए आइए बात करते हैं अपन स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर से आपको क्या समझ आ रहा है? ठीक है, स्फेरिकल मिरर से अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो क्या हो सकता है कि ऐसा मिरर जो कि एक स्फेयर का पार्ट है, ऐसा मिरर जो कि एक स्फेयर का पार्ट है जिसका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल होगा। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है, अब यहाँ तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो कर्व है वो अंदर की तरफ हो सकता है, बाहर की तरफ हो सकता है। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर का भी बन सकता है, बाहर से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर अंदर वाला जो सरफेस है, जो कर्व सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, अगर वो रिफ्लेक्टिंग हो जाए अंदर वाला सरफेस, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और अगर आउटवर्ड वाला कर्व क्या हो जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। देखो पढ़ के थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करते हैं, बनाते हैं, आइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्फेयर लेना चाहूँगा। ठीक है, लेट्स, ये रहा मेरा स्फेयर। ठीक है, ये रहा मेरा स्फेयर। अब मैं क्या करूँगा, इस स्फेयर को थोड़ा सा मैं इसको मोटा करने वाला हूँ। ठीक है, मैं एक पार्ट लेने वाला हूँ स्फेयर का। ठीक है, मान लो मैंने ये वाला पार्ट ले लिया स्फेयर का, थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया और एक पार्ट में अंदर वाला सरफेस का वो लेना चाहूँगा। ठीक है, चलो बढ़िया, आ जाओ। अब ये रहा हमारे दो कर्व्ड सरफेस। ठीक है, ये एक हमारा बड़ा सा स्फेयर हो जाएगा। ठीक है, ये एक हमारा बड़ा सा स्फेयर हो जाएगा। इसी स्फेयर का कुछ ना कुछ आपका एक सेंटर होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि जो कर्वेचर है अपना, ये जो कर्वेचर लिया हम लोग ने, उसका सेंटर कहाँ लाया करता है, उसका सेंटर आपका एक स्फेयर का सेंटर ही माना जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट P तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे पॉइंट P तक, एक मिनट कलर में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं वाइट कलर से लिखता हूँ। ठीक है, चलिए, तो पॉइंट P तक की जो दूरी अगर मैं बोलूँ, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट P तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और उसके बाद अभी हम देखते हैं कौन सा कर्वेचर को कॉनकेव बोलना है, कौन सा कर्वेचर को अभी कॉन्वेक्स बोलना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन्वर्टर आउटवर्ड वाली बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला, मान लो मैंने ये वाला पोर्शन कट करके यहाँ पे ऐसे बना दिया, ये वाला पोर्शन मैंने कट करके यहाँ पे ऐसे बना दिया। तो मान लो मैंने इसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया। कल वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था, कल नहीं मतलब नेक्स्ट जो पहले का लेक्चर तो हम लोग का था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था आपको कि जब भी आप किसी एक सरफेस को पॉलिश करते हो तो उसका अपोजिट वाला सरफेस क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा। और अगर स्फेरिकल मिरर का अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अगर वही सेम केस अगर मैं देखूँ, ये वाला पार्ट में ले लूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट में ले लूँ, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर से पॉलिश कर दे रहा हूँ। इसको मैं अंदर से पॉलिश कर रहा हूँ तो इसका बाहर वाला साइड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। अगर बाहर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। और यही हमारा पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ है स्फेरिकल मिरर वाले पार्ट में। ठीक है, अब थोड़े से टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ टर्म्स जो हमें क्लियर होना चाहिए बिफोर गोइंग थ्रू द रे डायग्राम। ठीक है, चलो
तो मैं कुछ यहाँ पे रेज बना देता हूँ और कुछ लाइन्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक एक करके सारा समझेंगे, ठीक है। चलो एक एक करके सब समझेंगे, आ जाओ। तो ये मैंने एक मेन प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, अभी सब बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग विल बी टॉट हेयर, और यहाँ से भी एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। आ जाओ, एक काम करता हूँ, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डायग्राम अभी बनाना पड़ेगा। तो भाई एक मिनट, थोड़ा सा डायग्राम सुंदर होना चाहिए भाई, ठीक है, एक मिनट। हाँ तो भाई इसको लंबा घसीट देते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मैं कुछ डायग्राम बनाता हूँ, उसके बेसिस में आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक एरो बना दिया यहाँ पर, ये मैंने एक एरो बना दिया, ये हमारा क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, ये मेरे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है थोड़ा सा पीछे, ये मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पोल, ठीक है। ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरी जो सीधी लाइन में खींची है हरी वाली, ये आपकी हो जाएगी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को तो मैंने बता दिया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको सी ले लो या फिर आर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस हो जाएगा आपका कर्वेचर का। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैं अगर आधा करूँ तो हमें एक फोकस पॉइंट मिलता है, क्या मिलता है, एक फोकस पॉइंट मिलता है, और फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। सारी बातें आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग रीड करेंगे तो अच्छे समझ आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया कॉन्केव मिरर, ये हो गया केस आपका कॉन्वेक्स मिरर का। सेम चीज़ है यहाँ पर भी, यहाँ पे दोनों में फ़र्क कहाँ आता है अभी समझते हैं, ठीक है। इसका अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, जो आपका रियल इमेज है, जो रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट की हमें रियल इमेज मिलती है, ठीक है, रियल इमेज मिलती है, और इन्वर्टेड इमेज मिलती है। कैसी इमेज मिलेगी आपको, इन्वर्टेड, अभी मैं आपको विजुलाइज भी कराऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। इन्वर्टेड इमेज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बट यहाँ पे क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में लेबलिंग सारी यही रहेगी, बट यहाँ पे जो फोकल लेंथ जो आता है, क्योंकि हमें कर्वेचर के अंदर की तरफ सब कुछ लेना है, मेजर करना है, ठीक है। फोकस भी हम लोग अंदर ही रखेंगे इसका, क्योंकि कर्वेचर अंदर की तरफ है, कर्वेचर अंदर की तरफ है, अंदर का साइड रिफ्लेक्ट वो पॉलिश होने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोकस हमें यहीं से लेंगे, अंदर की तरफ से। देखो यहाँ पर भी अंदर की तरफ से ही फोकस लिया है, यहाँ पर भी अंदर की तरफ फोकस लेंगे, बट यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, और ये आपका डाइवर्जिंग बन जाएगा। जो कॉन्वेक्स है, जो कॉन्वेक्स मिरर है आपका, वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। वही छोटा सा फ़र्क यहाँ पे इन दोनों को अलग बना देता है, ये जो छोटा सा फ़र्क है इन दोनों को अलग बना देता है। ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर बन जाता है, क्योंकि बाहर का साइड इसमें रिफ्लेक्टिंग हो जाता है, और कॉनकेव में ये बन जाता है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, तो कन्वर्जिंग मिरर बन जाता है ये, ठीक है। तो फोकस भी अंदर की तरफ, रेडियस भी अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, यहाँ पे इमेज कैसे बनेगी आपकी, यहाँ पे इमेज आपकी बनेगी वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी, ठीक है, इरेक्ट बनेगी। अब यहाँ पे हम लोग रे डायग्राम को देखते हैं, ठीक है, अभी रे डायग्राम देखेंगे सारे प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे जो रे डायग्राम है दोनों केसेस में बड़े अलग अलग है। ज़्यादातर हमें जो केसेस पढ़ने हैं, कॉनकेव मिरर के हम केसेस पढ़ेंगे रे डायग्राम में, और 2 केसेस खाली हम लोग के कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो इतना समझ आया। अब चलते हैं रीडिंग वाले पार्ट पे, आइए थोड़ा रीड कर लेते हैं, यहाँ पे अब समझ आ जाएगा आपको सब चीज़, ठीक है। यहाँ तक रीड कर लिया था हम लोग ने, आगे चलते हैं। यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, ये कॉनकेव का है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर का है डायग्राम, और ये कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम है। क्लियर हो गया सबको, चलिए। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्ट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू अ कॉनकेव मिरर। अगर आप एक बढ़िया से एकदम नया चम्मच लेकर आते हो अपने घर पे, एकदम मतलब शाइनी करता हुआ, उसका अंदर वाला पार्ट बिहेव करेगा कॉनकेव मिरर की तरह, और जो उठा हुआ पार्ट है, आउटर जो पार्ट है, वो आपका बिहेव करेगा कॉन्वेक्स मिरर की तरह। एक बार करके आप चेक कर सकते हो, किया भी होगा बहुत लोगों ने, ठीक है। चलिए, बिफोर वी मूव फर्दर स्फेरिकल मिरर्स वी नीड टू रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। जो मैंने अभी आपको समझाया, उसी फ्यू टर्म्स को यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने वाला है। दिस टर्म आर कॉमनली यूज्ड इन डिस्कशन अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज पॉइंट कॉल्ड द
पोल। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिए हैं, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट को इन्होंने क्या बोला है, पोल बोला है, जो कि मैंने आपको बताया अभी आपको। सेंटर पॉइंट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या होगा, पोल कहलाएगा। ठीक है, चलिए। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, सरफेस ऑफ द मिरर के ऊपर लाई करते हैं, इसको हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं। चलिए, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, हैज अ सेंटर। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो हमारा पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक छोटे से नहीं, एक स्फीयर का पार्ट है, स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट लेकर हम लोगों ने इसको रिफ्लेक्टिंग बनाया है। तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा स्फीयर का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट होता है पोल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट होता है पोल, ठीक है। और अगर हम स्फीयर का सेंटर ले लें जिससे हम लोग ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को काटा है, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग ने सी से डिनोट किया था। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ मिरर, मिरर का पार्ट नहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो एक पूरे स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर का सेंटर है, ध्यान सुनिए। ठीक है, इट लाइज आउटसाइड द आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर इट लाइट्स बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ बच्चों कन्फ्यूजन होती है, क्या बोल रहे हैं। अब क्या है ना, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन शिफ्ट होती रहती है। अब देखो, ये हमारा अंदर की तरफ लाई कर रहा है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ लाई कर रहा है इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज भी बनेगी वो आपके अंदर की तरफ ही बनेगी। और यहाँ पे अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ये आपका बिहाइंड द मिरर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिशिंग अंदर की तरफ से हुई है, जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर में फ्रंट ऑफ मिरर होगी, यहाँ पे बिहाइंड द मिरर होगी। वही बात यहाँ पे ये बोल रहा है, इसी कारण यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर चला गया है। ठीक है, क्योंकि आउटर वाला पार्ट इसमें रिफ्लेक्टिंग हो गया है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर्स फॉर्म्स अ पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करें। रेडियस ऑफ स्फीयर को क्या बोलेंगे हम, अब ये एक पार्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक स्फीयर का पार्ट था, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक आपका स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। इसको हमने लेटर आर से नोट किया गया है। अब यहाँ पे दैट डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो जो एनसीईआरटी का डायग्राम है आपका, ठीक है, उसमें इस लाइन को पी सी लाइन बोला गया है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पोल से जो लाइन ली गई थी उसी को हम लोग ने इसको यहाँ पे क्या बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है। जैसी आपकी इच्छा आप उस हिसाब से बात कर सकते हो। ठीक है, ये वाली लाइन, पीसी वाली लाइन, ये वाली लाइन को, इस वाली लाइन को उन्होंने क्या बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। एक एक चीज़ आपको नोट से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले एक्सप्लेन करूँगा हैंड रिटन फॉर्मेट में, फिर हम लोग एनसीईआरटी रीड करते हुए चलेंगे तो एकदम स्मूथली एकदम आपका काम हो जाएगा। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होते हुए लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती हुई लाइन को हमने क्या बोला है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला है। ठीक है, अब रिमेंबर द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। क्या बोल रहा है, नॉर्मल, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है वो एकदम नॉर्मली गिरती है किसके ऊपर, पोल के ऊपर। देखो यहाँ पर जैसे हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अगर कोई रिफ्लेक्शन करवाना है तो हमें पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि हमें जो भी इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टिंग एंगल हमें मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, अपन नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो ये देखो, ये जो अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन गई है ये एकदम परपेंडिकुलर है टू द अपना पोल से आपका एकदम परपेंडिकुलर गिर रही है, तो इसको हम लोग नॉर्मल भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द सेंटर ऑफ पोल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, बढ़िया, आगे चलते हैं, आ जाओ। अब द पेपर एट फर्स्ट बिगिंस टू बर्न। अच्छा, यहाँ पे अभी एक एक्टिविटी, यहाँ पर एक्टिविटी का आपको एक पेज मिलेगा 9.1 करके। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या एक्सप्लेन किया गया है, उसके अंदर आपको फोकस पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि एक कॉन्केव मिरर के ऊपर आपका सन रेज गिर रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस पार्ट को। ठीक है, उस एक्टिविटी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, कॉन्केव मिरर है जहाँ पर आपकी जो रेज आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है। ठीक है, पैरेलल रेज आ रही है और वो एक फोकस से होकर आपके यहाँ पर गुजर रही है। ठीक है, फोकस से होकर गुजर रही है। इस फोकस पे आपने एक पेपर रखा है, क्या रखा है, एक पेपर रखा है। अब सनरेज है,
बहुत हाई इंटेंसिटी की होती है, अब उस हाई इंटेंसिटी रेस को आपने एक फोकस पे डाल दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ समय बाद पेपर बर्न होने चालू होगा, क्योंकि हीट पैदा करेगा वो इंटेंसिटी। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, बर्न होगा, प्रोड्यूस स्मोक होगा यहाँ पे, और इवनली यहाँ पे फायर को कैच कर लेगा। देख लो यहाँ पर इन्फिनिटी से यहाँ पे रेज आएगी, फोकस पे गिरेगी और वो पेपर बर्न हो जाएगा। दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब जो स्पॉट हुआ, जिस स्पॉट पे पेपर बर्न हुआ है, उसी स्पॉट पे बहुत ही छोटा सा आपका सन का इमेज बना होगा, वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इन्फिनिटी से रेज आ रही है और एकदम डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ठीक है, चलिए, दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। अब ये फोकस को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि जो फोकस है वो इस पॉइंट पे है। ठीक है, कॉन्केव मिरर का फोकस इस पॉइंट पे आ रहा है। हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर। अब जो कंसंट्रेशन हुआ है सनलाइट का, इंटेंसिटी जो कंसंट्रेट हुई है उस पेपर पे, उसी के कारण से यहाँ पर पेपर जला है। द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ। अब देखो अप्रॉक्सीमेट क्यों बोला गया है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू कॉन्केव मिरर के फोकस लेंथ की नहीं पता चल जाती है, नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हमें फोकल लेंथ यहाँ पे मिल जाएगा किसी भी मिरर का, ऐसे चेक करके। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन करते हैं कुछ रे डायग्राम का और यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर का, देख सकते हैं यहाँ पर डाइवर्जिंग बोला था, इस हिसाब से यहाँ पे देखो ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी रे रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी रे रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पे देखो हम लोग ने सीखा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, वो नॉर्मल टू द प्लेन होती है। बट मान लो हम लोग ने कोई ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कराया जो कि नॉन पैरेलल रेज आई, मतलब रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं जा रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए जा रही है। बात क्या बोलना चाहता हूँ मैं, समझो यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने लाइन खींची, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक रेज रखी, अब मैं चाहता हूँ कि एक रेज मैंने यहाँ से पास करा दी तो इसी रास्ते में वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। मान लो मैंने यहाँ पर एक रे ऐसे डाल दी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना फोकस हो गया। अब क्या होगा, अब मेरे को रिफ्लेक्शन कैसे करूँ, यहाँ पे तो ये रेज तो नॉर्मल तो है नहीं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो मैं क्या करूँगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन खींच के इस पर डाल दूँगा। क्या करूँगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन खींच के इस पर डाल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो ये टेंजेंट ही क्या होगा, बताएगा कि भाई ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ये एकदम परपेंडिकुलर है और ये नॉर्मल की तरह आपका बिहेव कर सकती है, तो आप यहाँ से एंगल ले सकते हो। अब यहाँ से आप रिफ्लेक्शन करा दो, यहाँ से मैंने रिफ्लेक्शन कराया तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, फोकस से पास हो गई, हमारी इमेज यहाँ पे कहीं बन जाएगी। ऑल थिंग क्लियर, बढ़िया। चलो आ जाओ, पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ। अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल to the principal axis are falling on a concave mirror. Observe the reflected rays. They are all intersecting at a point on the principal axis of the mirror. This point is called the principal focus of the concave mirror. सब बता चुका हूँ यहाँ पर। जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी वो फोकस से होकर गुजरेगी, चाहे वो कॉन्केव मिरर का फोकस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हो। कॉन्केव मिरर में हम एक्चुअली मीट करा देंगे उस सारे रेज को, देख सकते हो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है एक्चुअली मीट कर रही है, यहाँ पे जितने भी रिफ्लेक्टेड रे है एक्चुअली मीट कर रही है, यहाँ पर देख सकते हो आप। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे आपके जो रेज है वो एक्चुअली मीट नहीं कर रहे, वो डाइवर्ज हो जा रहे हैं आपस में, डाइवर्ज हो कहीं पे एक्चुअली मीट नहीं कर रहे, तो हम इसको वर्चुअली फोकस पे मीट करा रहे हैं। ठीक है, वर्चुअली हम इसको फोकस में मीट करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, चलो इसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे। ओके, ऑब्जर्व हाउ आर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। अब यही हो गया ना, यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि कैसे हम कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल रेज को रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। अपीयर मतलब मिलना चाहती है, इस पॉइंट पे ये मिलना चाहती है पर मिल नहीं पा रही है क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब द प्रिंसिपल फोकस इज रिटन एज लेटर एफ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस को हम लोग क्या बोल देंगे, फोकल लेंथ बोल देंगे। सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आगे चलते हैं, आ जाओ। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल सरफेस देन हैज़ अ सर्कुलर आउटलाइन
द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। हाँ, अब यहाँ पे क्या बोला गया, जो हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं, ठीक है, जो हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, क्योंकि वो एक पार्ट है, एक स्फेयर का एक पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग पूरा अपर्चर बोलते हैं, ठीक है, इस पार्ट को पूरा अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। वी शैल कंसीडर अ डिस्कशन ओनली सच spherical mirrors whose aperture is much smaller than its radius of curvature। अब हम लोग क्या मानते हैं कि जो हम लोग अपर्चर लेते हैं इतना बड़ा नहीं लेते हैं, हम लोग छोटा अपर्चर लेते हैं जो कि जो लेंथ वाइज है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा है, जो अपर्चर का जो लेंथ है वो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा होगा, हम उसको ही कंसीडर करते हैं, उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसी के ऊपर रे डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आइए, अब मैंने बात की थी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, फोकल लेंथ का डबल है, या फिर जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन सकता है हम लोग का यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का, डेट इज r इक्वल टू 2f या फिर f इक्वल टू r/2। r इक्वल टू 2f, f इज योर फोकल लेंथ, r इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर f इक्वल टू r/2। ये दो फॉर्मूले हैं, बहुत छोटे मोटे फॉर्मूले, ध्यान रख लेना, ज़रूरत पड़ती है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, अब ये डिस्टेंस, फोकल लेंथ की डिस्टेंस आपको पता चल गई होगी। प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे लाई कर रहा है, बिटवीन द मिड बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में कहीं आपका ये फोकस क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, यहाँ देख सकते हो, ठीक है, एकदम सेंटर पे लाई कर रहा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल के सेंटर पे आपका फोकल लेंथ, फोकस आपका लाई करता है, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन में। अब देखो, इमेज फॉर्मेशन में आपको बनवाना नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है, बट मैं विजुअलाइज अभी करा दूंगा, ठीक है। अभी आज हम, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। अब बाद में लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम उसको फॉर्म करेंगे, ठीक है, मतलब खुद से डायग्राम बनाएंगे हाथों से, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो अभी हम मैं क्या करने वाला हूँ, उसको विजुअलाइज कराने वाला हूँ। तो तैयार हो विजुअलाइजेशन के लिए, बढ़िया, आ जाओ, लेट्स मूव ऑन टू द विजुअलाइज। अभी इसको बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, तो एयर इज़ योर मिरर। पहला मिरर हमारे पास क्या आता है, पहला मिरर हमारे पास आता है कॉनकेव मिरर। ये हमारा फोकस है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर को सेट किया है 180 में, हम इसको कर लेते हैं 120 पे, हम इसको क्या कर लेते हैं, आज इसको मैं ले जाता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। देख रहे हो यहाँ पे फोकस शिफ्ट हो रहा है, फिर जैसे जैसे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बढ़ाता हूँ तो फोकस क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। चलो, पहले केस की तरफ चलते हैं, कॉनकेव मिरर के। पहला केस हमारा आता है जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक काम करते हैं, फोकस पे इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, ज़रा प्रिंसिपल एक्सिस से रेज लेके चलते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पे जो रेज गिर रही हैं वो थोड़ा सा, इसको मैं पीछे नहीं ले जा सकता, इसको मूव कर सकता हूँ क्या, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला केस हम लोग ले लेते हैं। पहला केस तो फोकस वाला है, पता चल चुका है कि अगर पैरेलल रेज आएंगी आपकी तो वो क्या करेंगी, फोकस से पास होकर निकल जाएंगी, ठीक है, फोकस से पास होकर निकल जाएंगी। अब देख सकते हो जो अपर्चर हम लोग ने लिया है, छोटा लिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रही है। फिर अगर मैं क्या करता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका आएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनती है, और इन्वर्टेड इमेज बनती है और रियल इमेज बनती है, देख सकते हो यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊँगा। अब मैंने क्या किया, थर्ड केस पे आ गया हूँ मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रख दिया है, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इमेज बना है। अब अगर मैं फोकस पे रख दूँ, देखो फोकस पे रख दिया तो यहाँ पर इमेज एकदम इन्फिनिटी पे जा रही है। अब मैं हल्का सा इसको शिफ्ट कर दूँ तो देख सकते हो अभी हमें वर्चुअल इमेज मिलना चालू हो गई है। तो पहला केस जहाँ पर हमें वर्चुअल इमेज मिलती है वो है फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। तो फोकस और पोल के बीच में हमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है रियल ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये समझ आ गया कॉनकेव मिरर का, बढ़िया। आगे आ जाओ। अब ये देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दूर ले जाता हूँ, अब हमेशा ध्यान रखना कॉन्वेक्स मिरर केस में आपको जब भी इमेज मिलेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो फोकस और पोल के बीच में ही रहने वाली है, वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी, जैसे मैंने बताया था। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनेगी। कहीं पर भी ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, ये जो इमेज है वो आपकी कहाँ रहेगी, फोकस और पोल के बीच में रहेगी, और इमेज हमेशा छोटा रहेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से इमेज हमेशा छोटा रहेगा। यहाँ पे बराबर वाला केस हमें नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, हमें सिर्फ दो ही केस को पढ़ना है, ठीक है। एक इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पे बनेगी इमेज, और अगर मैं यहाँ पर कहीं पर भी इन्फिनिटी से लेकर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दूँ कॉन्वेक्स मिरर के पास तो वो फोकस और पोल के बीच में इमेज बना देगा। बढ़िया,
क्लियर, ऑल डन, ठीक है, बढ़िया से समझ आया। देख लो यहाँ पर इन्फिनिटी से आए फोकस पे जाएगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, बिटवीन द फोकस एंड कर्वेचर बना, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बना, सेम साइज का बना। यहाँ पे दोनों में हाईली डिमिनिश था फोकस वाले पॉइंट पे इमेज, और डिमिनिश था बिटवीन द फोकस और कर्वेचर के बीच में, ठीक है। अब आता है बिटवीन द कर्वेचर ऑफ फोकस के बीच में मैंने रख दिया अगर ऑब्जेक्ट को, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बनी, देखा था हम लोग ने केस, और बड़ी इमेज थोड़ी सी बन रही थी। और फोकस पे रख दिया, इन्फिनिटी पे चलेगी, बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी, ठीक है। पहले के सारे केसेस में हमें रियल इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। लास्ट में अगर हम लोग ने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और पोल के बीच में, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही थी हम लोग की, इनलार्ज बन रही थी और वर्चुअल इरेक्ट बन रही थी, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है, जहाँ पर उन्होंने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा था तो फोकस पे बन रही थी और हाईली डिमिनिश थी, पॉइंट साइज इमेज थी आपकी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही थी। और अगर हम लोग ने पोल के पास, मतलब कहीं से भी इन्फिनिटी से उठा कहीं पर भी रख दिया पोल के पास, तो इमेज हमारी पोल और फोकस के बीच में ही रहेगी, डिमिनिश रहेगी और वर्चुअल इरेक्ट रहेगी। तो इतना आज आपने विजुलाइज किया। कल हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको रे डायग्राम को हाथों से बनाएंगे, बढ़िया से समझेंगे पूरे एक एक सारे रे डायग्राम को, मज़ा भी आएगा। बढ़िया, चले तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।